अब हम लोग पढ़ना है वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। अभी तक हम लोगों ने स्केलर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ पूरा पढ़ लिया है, अब हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ पढ़ेंगे। इसके दो प्रकार से इंपॉर्टेंस है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। पहली इंपॉर्टेंस ये है, कभी कभी बायो-सेवर्ट लॉ वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए आता है 1 नंबर में आईएससी के एग्जाम में, ठीक है। दूसरा हम ये इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि इसका जो वेक्टर फॉर्म है, इससे हमें एक ऐसा मेथड पढ़ने को मिलेगा जो पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में काम आएगा डायरेक्शन निकालने के, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हेडिंग डाल दीजिए वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। लिखिए इन वेक्टर फॉर्म, in vector form Biot-Savart law can be written as, in vector form Biot-Savart law can be written as, in vector form Biot-Savart law can be written as, ये देखिए dB वेक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I in bracket dl क्रॉस r अपॉन आर क्यूब। ये है किसके लिए, ये है फॉर करंट एलिमेंट, है ना। करंट एलिमेंट के लिए है, पूरे वायर के लिए नहीं। और अगर पूरे वायर के लिए करना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बी वेक्टर बराबर इंटीग्रेशन एक्स से लेके वाई तक, मतलब पूरा वायर शुरुआत से आखिरी तक, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई in bracket dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। ये हो गया आपका पूरे वायर के लिए, फॉर कंप्लीट वायर। इस प्रकार से ये आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ हो गया, ठीक है। अब व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट इट, स्पेशल है ये क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। आपको कभी भी कोई भी ऐसी क्वांटिटी मिल जाए जिसका फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट के टर्म्स में होता है, आपको कभी भी कोई भी ऐसी क्वांटिटी मिल जाए जिसका फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होता है, तो उसकी डायरेक्शन निकालने का एक बहुत बेस्ट तरीका है अपने पास। वो बेस्ट तरीका ये है कि दो वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट में दिखाई दें तो आप अपने राइट हैंड की फिंगर्स को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमा दीजिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत आसान, मतलब ये इतना बेस्ट तरीका है कि आपको 1000 प्रकार के डायरेक्शन निकालने वाले फंडों से मुक्ति मिल जाएगी। आई बस समझ में। तो आप हमेशा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला अगर किसी क्वांटिटी का देखें और आपको इत्तेफाक से उस क्वांटिटी का फॉर्मूला दो चीजों के क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जाए, तो कुछ मत करना, ये पहला ये दूसरा, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक राइट हैंड की फिंगर से घुमाओगे तो स्ट्रेच द थंब, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर से घुमाओगे तो स्ट्रेच थंब तुमको काहे की डायरेक्शन दे देगा, इस वेक्टर की, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऑफ राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऑफ राइट हैंड थंब रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड ऑफ right hand thumb rule to find the direction of the vector quantities, cross product method of right hand thumb rule to find the direction of the vector quantity। सुनो सुनो और जोर से सुनो, ठीक है। ये देखिए मैं इतना लिखा रहने दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो देखने, ठीक। चलो मैं प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मेरे पास ये वायर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है,
और मैंने आपसे कहा कि ये P पॉइंट है, यहाँ पे डायरेक्शन निकालिए, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालिए। तो हमें DL चाहिए और R चाहिए। DL की डायरेक्शन किधर होती है? DL की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन होती है, याद है। और R की डायरेक्शन इस एलिमेंट से पॉइंट तक होती है। तो DL क्रॉस R लिखा है, ध्यान से देखो क्या लिखा है, DL क्रॉस R लिखा है। तो आप क्या करिए, अपने राइट हैंड की फिंगर्स को आपने DL की तरफ कर दिया, पहले वेक्टर की तरफ कर दिया, और दूसरा वेक्टर आपका उधर है, दूसरी तरफ है या इस तरफ है, इस दिशा में घुमा दिया, थंब किधर आया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड्स। याद करिए कल भी आपने ऐसे निकाला था कि थंब को करंट पे रखते हैं तो फिंगर किधर जा रही है। बाय द वे तुम्हें यहाँ पे इस समय तुम्हें ये मेथड ज्यादा इजी लग रहा होगा कि थंब करंट पे रखा और फिंगर ने डायरेक्शन बता दिया, लेकिन जो ये मेथड अभी तुमको मैं बता रहे हैं, अभी तुम्हें थोड़ा टीडियस लग रहा है, लेकिन ये फ्यूचर में यही तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा। आई बात समझ में? अब जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछ लेता कि एक Q पॉइंट दिया गया, आप इधर बताइए डायरेक्शन क्या होगी, तो कुछ लोग कहेंगे अरे सर ये तो कल ही आपने बताया था कि अगर एक ही चीज बदली, करंट की डायरेक्शन और पोजीशन ऑफ पॉइंट में अगर दो में से एक चीज बदलती है तो डायरेक्शन रिवर्स कर देनी चाहिए। खैर कोई बात नहीं, उसको भूल जाते हैं, फिलहाल हम लोग इस मेथड से निकालते हैं। तो अब कृपया गलती मत करिएगा, ठीक है। आंसर है DL ये हो गया, इस बार R इधर बनेगा, है ना, पॉइंट तो इधर है ना सर, DL ये हो गया, R ये हो गया, उंगलियां सब पटपटा गए, लूले हो गए, ठीक है। तो तमीज़े अनुसार काम करें। दो बातें, पहली बात तो सुविधा है आपके पास, आपके वजन के कंपैरिजन में आपकी कॉपी कम वजन की है तो हम कॉपी घुमा सकते हैं, हम फिलहाल बोर्ड नहीं घुमा सकते, तो मैं अपने आप को घुमा लेता हूँ, राइट। तो ये हो गया DL पहले वेक्टर की तरफ, तो हमारा R फिलहाल उस तरफ है, घुमा दिया, ठेंगा किधर आया, फसल में आ गई। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस। आई बात समझ में नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, एक हम बताते हैं, आपसे पूछते हैं, बताते क्या, बताओ ये करंट का डायरेक्शन है, ठीक है, और मैं पॉइंट आपको इधर दे रहा हूँ P, बताओ किधर आएगा, इनवर्ड क्या आउटवर्ड? कुछ लोगों ने आउटवर्ड कहा है, चलिए मैं देख लेता हूँ। ये हो गया DL, IDL हो गया, इस तरफ हो जाएगा R, ठीक है। तो क्या होता है, DL से, DL इस तरफ है, R किधर है, नीचे, आउटवर्ड, ठीक है। तो कुछ लोगों ने अभी वाले मेथड से किया होगा, कुछ लोगों ने कल ही वाले मेथड से बता दिया, भैया ठेंगा ये रखा है ऐसे, ये ठेंगा है तो फिंगर किधर आएगी, ठीक है। तो अपनी अपनी इच्छा और स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि इस जगह आप क्या करना चाहते हैं, राइट। चलिए बनाइए इसको, पहले लिखिए, लिखिए लिखिए, मैं बोल रहा हूं। इफ वी, फिगर मैंने पहले एग्जांपल लिखने के पहले लिखिए, इफ वी टर्न द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड, if we turn the fingers of our right hand, if we turn the fingers of our right hand, if we turn the fingers of our right hand in the direction from one vector to another, in the direction from one vector to another by sweeping smaller angle, by sweeping smaller angle। बात समझ में आई? कोई कहते नहीं सर वैसा भी तो कर सकते हैं कि हम DL को ऐसे करके घुमा के यहाँ तक लेके आए, ऐसे भी तो हो सकता है, तो ऐसे बड़ा एंगल हो जाएगा। बाय स्वीपिंग स्मॉलर एंगल इसलिए लिखवाया, ठीक है। मैं लिखवाया इफ वी टर्न द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड इन द डायरेक्शन from one vector to another by sweeping smaller angle, comma then the stretched thumb of right hand, comma then the stretched thumb of right hand, comma then the stretched thumb of right hand
will give stretched thumb of right hand will give the direction of the vector quantity which is made by the cross product of the two vectors, which is made by the cross product of the two vectors, which is made by the cross product of the two vectors. आप एग्जाम्पल के लिए दोनों नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बायो-सेवर्ट लॉ तो सीख लिया हम लोग ने। बायो-सेवर्ट लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं, एक एक करके सारे एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। कुछ एप्लीकेशंस अब कोर्स में बचे हैं, कुछ नहीं बचे हैं, ठीक है। कुछ एप्लीकेशंस ऐसे हैं जिनमें एप्लीकेशन तो है लेकिन अल्टीमेटली वो कोर्स में कि उनका फॉर्मूला ही पढ़ना रह गया है, बाकी डेरिवेशन गायब हो गया, ठीक है। तो हम शुरुआत एक ऐसे ही एप्लीकेशन से करते हैं। हेडिंग डालिए एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ, ऐसे लिखिएगा एप्लीकेशन नंबर 1 ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। क्या एप्लीकेशन है? एक्सप्रेशन फॉर, ध्यान दीजिएगा हमने एक्सप्रेशन लिखा है, डेरिवेशन नहीं लिखा है, यानी केवल फॉर्मूला पढ़ना है इस केस में। एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point due to a current carrying straight wire. करंट कैरिंग, अब ये चैप्टर फिलहाल कुछ समय के लिए आसान रहेगा। करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट फाइनाइट वायर, ओके, स्ट्रेट फाइनाइट वायर। बराबर देखते हैं, ध्यान से देखिए। कंसीडर सिचुएशन, क्या होता है इसमें एक वायर होता है, बहुत आसानी से ये एक वायर है, ये एक्स है, ये वाई है, दोनों के एंड पॉइंट्स हैं, मतलब ये इनफाइनाइट नहीं है। इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, इससे कुछ दूरी पर, मतलब ओ पॉइंट है, उससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट पी है जहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। यहाँ पे जो वैल्यू है, जो डिस्टेंस है वो a मान लीजिए आप, ठीक है। ये वाला एंड को अगर इस वाले पॉइंट से आप जोड़ देते हैं तो जो एंगल यहाँ सबटेंड होता है दैट एंगल इज कॉल्ड अल्फा मान लेते हैं। डेरिवेशन नहीं करना है, टेंशन की कोई बात नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रहेगा। वो फॉर्मूला भी इस तरीके से है कि आपको याद हो ही जाएंगे, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को हम जब इससे मिला देंगे, ठीक है, तो ये एंगल हो जाएगा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनता है बता रहे हैं। हियर जो फॉर्मूला बनता है, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई A इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, बस छोटा सा फॉर्मूला। लगभग सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मेट के आएंगे, यही अच्छी बात भी है, यही खराब बात भी है, ठीक है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि अगर आप सीरियसली हर चीज़ को प्रॉपर ऑब्जर्वेशन साथ देखते रहे तो आपको हर बार पता चल जाए कि बस इसमें हल्का सा इतना चेंज कर दे तो ये इस वाले कैसे फॉर्मूला हो जाएगा। और यही चीज़ खराब उनके लिए जो लोग प्रॉपरली ऑब्जर्व करके पढ़ेंगे नहीं, तो उनको सब जुड़वा लगेंगे, जुड़वा तिड़वा सारे फॉर्मूले एक जैसे लगेंगे, ठीक है। हाँ, क्या फॉर्मूले में केवल इसमें केवल रट्टा मारना है आपको। अगर एक वायर सीधा है, स्ट्रेट वायर है और उसके एंड पॉइंट्स पता है आपको, इनफाइनाइट पे नहीं है, मतलब वो फाइनाइट वायर है, तो आपको क्या करना है, उस पॉइंट से उस वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो ए हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वायर, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इस एंड से इसको डॉट आउट करके मिला देंगे, इस एंड से इसको डॉट आउट करके मिला देंगे। यहाँ से अल्फा एंगल, यहाँ से बीटा एंगल मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में इस जगह पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा वो ये है, फॉर्मूला याद करना है। अब रह गई बात क्या है भाई, इससे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। क्या आएगा, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन में तो निकालनी पड़ेगी हमको, तो डायरेक्शन निकालने के मेथड में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो हम बस यहाँ पे इतना लिख रहे हैं, वी हैव टू फाइंड, मतलब वी हैव टू राइट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
सेपरेटली, मतलब अकेले ये फॉर्मूला लगा काम नहीं चलेगा, यू हैव टू मेंशन द डायरेक्शन ऑल्सो। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, नीड टू मेंशन डायरेक्शन सेपरेटली। तो इसको लिख लीजिए और हम लोग अब एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन साधारण सा है, केवल आपको फंडा क्लियर हो जाए, फॉर्मूले का मीनिंग क्लियर हो जाए, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है ये क्लियर हो जाए, बस इसके लिए मैं ये क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। अदरवाइज इस क्वेश्चन की कोई बहुत खास अहमियत नहीं है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग डायग्राम। ठीक है, क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन जब आप लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, लिखिए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये P पॉइंट है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा गया है, ये एंगल सॉरी ये 60 दे रखा गया है, ये एंगल आपको 30 डिग्री दे रखा गया है, ये पॉइंट O है, ठीक है। क्वेश्चन था फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम ये बना हुआ है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन हो गया। अब आप सोल्यूशन में दोबारा, मतलब सोल्यूशन जब आप ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन, तो डायग्राम दोबारा बनाएंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें आप मार्किंग करेंगे कौन सी चीज क्या क्या है। ये हो गई हमारी अल्फा, ये हो गया बीटा। हाँ, ये क्वेश्चन में मार्क कर लीजिएगा, ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ये क्वेश्चन में मार्क कर लीजिएगा। तो जब आप सोल्यूशन वाले डायग्राम में बनाएंगे तो यही 10 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, ए की। ये 5 एम्पियर जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, आई की। तो ये वायर कैसा दिखाई दे रहा है, फाइनाइट, फाइनाइट वायर है। वी कनाउ दैट क्या मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे जो होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7, I का वैल्यू 5, A का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 1, साइन अल्फा यानी साइन 60 डिग्री, और ये हो गया साइन बीटा साइन 30 डिग्री। समझ गए? साइन 60 साइन 30 सबकी वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, बड़ा के आंसर आएगा 6.83 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टेस्ला। आंसर आ गया? नहीं, डायरेक्शन बाकी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए अपने पास वही तरीका, थंब को करंट की डायरेक्शन लगाइए, इसको ऐसे अंदर कर दीजिए, तो क्या हो गया, इनटू द पेज। अरे एक्स वाई एक्सिस छोड़ दी गई थी, याद है? पिछले लेक्चर में हमने जब कहा था तो क्या था, वो एक्स वाई एक्सिस में दिया था, इसलिए आंसर भी आपको एक्स वाई जेड के डायरेक्शन में देना है। यहाँ पे एक्स वाई तो पॉइंट्स के नाम है, एक्सिस थोड़ा नहीं है। हाँ, अगर ये एक्स होता है वाई होता तो ये नेगेटिव जेड एक्सिस चला जाता। तो चलिए अब इसी का हम लोग स्पेशल केस करते हैं। मतलब अभी ये तो हो गया फाइनाइट, अगर मान लो ये वायर इनफाइनाइट हो जाए तो, यानी इस वायर का ये वाला एंड भी अनंत पे चला जाए और ये वाला एंड भी अनंत पे चला जाए, मतलब दोनों एंड दिखाई ना पड़े तुमको, डैश 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 करके, इसको बोलते हैं लॉन्ग वायर। ठीक है, जब भी कभी लॉन्ग वायर शब्द बोला जाता है तो वायर का क्या माना जाता है, इनफाइनाइट वायर मान लिया जाता है, ठीक है ना।
तो इसका स्पेशल केस है, तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, expression for magnetic field intensity due to a current carrying straight wire, due to a current carrying straight infinite wire, expression for magnetic field intensity due to a current carrying straight infinite wire, magnetic field intensity, expression for magnetic field intensity due to current carrying straight infinite wire at a point some distance away from it, at a point some distance away from it. मैं आपको सिखाता हूं, फिर देखिएगा आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा। चलिए, तो अभी तक हम लोगों ने जो सीखा था वो ये था कि कंसीडर द सिचुएशन, हालात ये थे कि वायर एक्चुअली था फाइनाइट, वायर क्या था, फाइनाइट सीधा तार था, ठीक है। तो ये पॉइंट x था, ये पॉइंट y था, इससे कुछ दूरी पर एक पॉइंट P था जिसकी डिस्टेंस a थी। इस वाले पॉइंट को जब हमने इस पॉइंट से मिलाया तो ये जो हो गया वो तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा हो गया। इसको जब इससे मिलाया था तो ये एंगल क्या हो गया, मान लो कि इनफाइनाइट है, मान लो कि इनफाइनाइट है, तो आप खुद इमेजिन करिए अगर ये वाला वायर का एंड इनफाइनाइट जाता चला जाए तो आप सोचो, अभी जब ये पॉइंट इसका यहाँ पे है तो तुम डॉट डॉट वाली लाइन ऐसे बना लिए, और जब ये पॉइंट ऊपर सरकेगा ये और ऊपर जाएगा, और ऊपर सरकेगा और आगे आएगा, और ऊपर सरकेगा और आगे आएगा, जब ये इनफाइनाइट पहुंच जाएगा तो ये सीधा हो जाएगा, यानी अल्फा की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी, 90। यानी जब ये इनफाइनाइट पे आ जाएगा तो ये वाली चीज तुम्हारी आगे जाते हुए क्या कर देगी, इसको 90 डिग्री बना देगी। समझ गए, ठीक है। इसी प्रकार से जब है ना, ये हट जाएगा और बीटा भी इक्वल टू, तो वी कनौ दैट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे जो होती है वो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा साइन 90 साइन 90 कुल मिला के 2। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए इनटू 2। कैसे याद कर लोगे, ऐसे याद कर लो, क्योंकि दोनों एंड इनफाइनाइट में है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अभी अगला केस जो हम कराएंगे तो उसमें एक पॉइंट पता होगा और एक इनफाइनाइट पे चला जाएगा, तो कह देंगे क्योंकि एक पॉइंट इनफाइनाइट में है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, समझे। तो बाकी डायरेक्शन का व्यवस्था आप जानते ही, नीड टू मेंशन डायरेक्शन सेपरेटली, नीड टू मेंशन डायरेक्शन सेपरेटली, ठीक है। छापो, सवाल लिखिए इसके ऊपर बेस, ये एनसीईआरटी का 4.3 है, ठीक है। क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप लोग लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, लॉन्ग को अंडरलाइन कर लीजिएगा, मतलब ये इनफाइनाइट वायर हो गया। अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ
कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर, 50 एम्पियर बोला था ना हमने, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन को अंडरलाइन कर लीजिए, करंट की दिशा है ये क्वेश्चन में। फुल स्टॉप। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। बहुत भले लोगों ने सवाल लिखा है, स्पष्ट लिख दिया है कि मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। नहीं, सीबीएसई वाले इतने कंकाला लोग होते हैं, बस फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, काम खत्म। अब तुम जग मार के डायरेक्शन लिखो, ठीक है। तो गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अंडरलाइन कर लीजिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को, यानी दोनों चीजें बतानी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, बी के ऊपर वेक्टर का साइन, बी वेक्टर एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर, एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ वायर, ठीक है। तो आइए कुछ तूफानी कर ही देते हैं, सोल्यूशन इसी में बना देते हैं। सोल्यूशन, ये एक बुल है, टेबुल, यानी कि प्लेन सरफेस, टेबल के ऊपर वायर पड़ा है। नॉर्थ डायरेक्शन ये है, साउथ ये है, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। करंट इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ऐसे पूछा, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो उल्टा कर देते हैं। नॉर्थ इधर माना जाता है, साउथ इधर माना जाता है, तो करंट नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो वेस्ट इधर होता है और ईस्ट इधर होता है, ठीक है। पॉइंट हमें कहाँ दिया गया है? वायर से ईस्ट की तरफ दिया गया है, तो पहले से ही सही बना हुआ है। कितनी दूरी पे दिया गया है? 2.5, यानी ए की वैल्यू 2.5 मीटर। लॉन्ग वायर बोला गया है, लॉन्ग वायर यानी ऑब्वियसली इनफाइनाइट वायर हो गया। ऊपर चाहो तो प्लस इंफिनिटी लिख दो, नीचे माइनस इंफिनिटी। अब ये अल्फा 90 बीटा 90 लिखने की जरूरत तुमको नहीं है, तुम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ। वी नो दैट दिस at this magnetic field, at this point magnetic field is this. नहीं समझे? तो 10 to the power minus साबुन आई का वैल्यू कितना है? 50 एम्पियर। ए का वैल्यू 2.5, 2 कहाँ है? तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे जो आएगी वो आएगी 4 into 10 to the power minus 6, फोर इंटू 10 to the power minus 6 तस्ला। क्या? तस्ला। अब रहेगी बात डायरेक्शन की, बहुत ध्यान सुनो, बताओ डायरेक्शन क्या होगी? बाहर तो क्या कहते हैं? आउटवर्ड तो है कि ये तो सही था, लेकिन वो कहें क्या? आउटसाइड द पेज। हाँ, आउटसाइड द पेज, क्योंकि पेज तो नॉर्थ साउथ ईस्ट में हॉरिजॉन्टल में फैला है ना, तभी हमने कहा टेबल, कागज हॉरिजॉन्टल पे फैला है। तो अब जब तुम ऐसे इसकी डायरेक्शन निकालोगे, किधर निकाले? ऐसे कोई ऐसे ऐसे ये फिंगर किधर आ रही है? टेबल से बाहर की तरफ इशारा हो रहा है। इसको आप क्या कह सकते हैं? वर्टिकली अपवर्ड या केवल अपवर्ड या आउटवर्ड। वर्टिकली अपवर्ड या आउटवर्ड, बात एक ही है। डायरेक्शन हो गई, डायरेक्शन हो गई वर्टिकली अपवर्ड और आउटवर्ड।
तो चलिए अब हम लोग ऐसा केस देखेंगे जिसमें वायर तो इनफाइनाइट है लेकिन एक पॉइंट के सामने हम हैं और दूसरा पॉइंट जो है मतलब दूसरा एंड जो वायर का है वो पता नहीं कहीं इनफाइनाइट पे होगा। मतलब आप हेडिंग डालिए पहले, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, expression for magnetic field intensity, expression for magnetic field intensity near the end of, expression for magnetic field intensity near the end of an infinite, near the end of an infinite straight current carrying wire, infinite straight current carrying wire, infinite straight current carrying wire, infinite straight current carrying wire। ठीक है, तो देखिए इसमें हालात क्या है समझ गए होंगे वैसे, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूँ डायग्राम। इसमें देखिए अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, क्या जानते हैं हम लोग कि फाइनाइट वायर जो होता है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही थी, इससे कुछ दूरी पे एक पॉइंट P था, डिस्टेंस A थी। ठीक है, अभी कोई बनाएगा नहीं, ध्यान से देखिए पहले। तो ये हो गया पॉइंट हमारा P, इसका एंगल हमने अल्फा माना था और ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे हो जाएगा ये हो गया y हमारा और ये हो गया x और ये एंगल बन गया बीटा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, सपोज किसी ने इसको पकड़ के तार को ऊपर ऐसे खींचा तो ये वाला पॉइंट ऊपर सरकने लगेगा। जब किसी ने तार को पकड़ के ऐसे खींचा तो ये पॉइंट ऊपर चला, और ये पॉइंट जब ऊपर चलेगा तो ये बीटा छोटा होता जाएगा, है कि नहीं भाई। ये वाला थोड़ी देर बाद यहाँ आ जाएगा तो ये लाइन ऐसे बन जाएगी, फिर ये पॉइंट यहाँ वाई वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, है ना। ये बीटा लगातार छोटा नहीं होता जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा जब ये वाई पॉइंट जो है वो आपका यहीं पे आ जाएगा जस्ट सामने। इस वक्त बीटा कितना हो चुका है, 0। ठीक, बाकी ये वाला वही है, इसको मैंने इन्फिनाइट पहुंचा दिया बड़े पापा के, समझ गए। ये चीज क्या हो जाएगी बोलो, 90 डिग्री। फिर खींचने के बाद इन्फिनाइट हुआ क्या? खींच के इन्फिनाइट नहीं किया है, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि वायर को मैंने खींचा है ऊपर ताकि ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पहुंच जाए। वो वायर तो था ही इन्फिनाइट, जब तुमने एक एंड ये देख लिया इसके बाद अगला एंड कहाँ है भगवान जाने। ठीक है, तो यानी कि बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे जो होती है वो μ0/4 पाई I/A साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होती है फाइनाइट के लिए। लेकिन अब इस फाइनाइट को हमने क्या बना दिया है, इनफाइनाइट, लेकिन एक पॉइंट सामने है और एक पॉइंट दूर है। बीटा और अल्फा दोनों की वैल्यू पता है, तो BP बराबर μ0/4 पाई I/A इंटू साइन 90 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 0 0 1। हाँ, कुछ लोग भावनाओं में बह जाते हैं ना। μ0/4 पाई I/A इंटू, वैसे लिखना नहीं चाहिए लेकिन मैं जानबूझ के यहाँ लिख रहा हूँ, क्यों, ताकि आपको वही पुराने पैटर्न से याद हो जाए। इनफाइनाइट वायर के अगर दोनों पॉइंट इनफाइनाइट पे होते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई होता है इतने में ही, और अगर एक इनफाइनाइट पे होता है तो 1 से मल्टीप्लाई होता है इतने में। और रह गई बात डायरेक्शन की, तो आपको अलग से लिखनी पड़ेगी, नीड टू राइट डायरेक्शन सेपरेटली। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at a point P in the following diagram. Find magnetic field intensity at a point P in the following diagram.
ठीक है, तो डायग्राम ये है, डायग्राम ये है, ये इसमें करंट ये आपका बताया गया है। डायग्राम ये बनाइए आप कॉपी में अपनी। ये 10 एम्पियर है और ये जो डिस्टेंस यहाँ शो किया गया है वो 2 सेंटीमीटर शो किया गया है। ठीक है, बनाओ, डायग्राम बन गया, बन गया डायग्राम। चलिए अब सोल्यूशन पे जा रहे हैं। सोल्यूशन, सोल्यूशन पे गए तो पता चला कि 10 एम्पियर जो वैल्यू दी गई है वो I की है, तो 2 सेंटीमीटर वैल्यू दी गई है वो A की है। ठीक है, A की वैल्यू है और ऐसी सिचुएशन में फॉर्मूला ये लगाया जाता है Vp = μ0/π/A/1, जब एक एंड इनफिनिट पे होता है, एक के जस्ट सामने हम खड़े होते हैं, समझे। तो यहाँ पे फॉर्मूले में जो वैल्यू है वो रख देते हैं 10⁻⁻7, I का वैल्यू 10, A का वैल्यू 0.02 और ये 1 तो है ही। इसको सॉल्व कर लेंगे तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P 5 × 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। ठीक है, अब रहेगी बात क्या आएगी, डायरेक्शन की, साफ साफ है, इनटू द पेज। मतलब डायरेक्शन लिखने में तब तक खतरा ना महसूस करिए जब तक स्पेशली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन मेंशन ना किया गया, तब तक खतरा नहीं है। और जैसे ही ये आ गया कि भैया ये नॉर्थ, ये साउथ, तो फिर उस जगह सोचना कंपलसरी हो जाता है।